कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपकी रिसेप्टर्स पे आई, रिसेप्टर ने ये इंफॉर्मेशन कहाँ ट्रांसफर करी, आपके सेंसरी न्यूरॉन पे, सेंसरी न्यूरॉन से ये इंफॉर्मेशन आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे जाती है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ही आपके रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड ने ये इंफॉर्मेशन वाया रिले न्यूरॉन के थ्रू कहाँ पे भेज दी, मोटर न्यूरॉन के थ्रू भेज दी, और मोटर न्यूरॉन ने ये इंफॉर्मेशन आपके मसल तक पहुंचाई कि भाई जल्दी से वहां से हाथ हटा ले वरना गर्म कप को छू करके तेरा हाथ जल जाएगा। बैकबोन जिसको बोलते हैं दैट इज एक्चुअली द वर्टिब्रल कॉलम, उसी के अंदर आपकी स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड रहती है, और आपकी स्पाइनल कॉर्ड में भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की प्रेजेंस होती है जो अगेन उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, शॉक से प्रोटेक्ट करती है। हे सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सो बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी आई होप सो काफ़ी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूँ आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं आपके कुछ बहुत हाइलाइट्स फ्रॉम योर चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ऐसा ही सेम सेशन मैंने लाइफ प्रोसेस के लिए भी किया था, जहाँ पे मैंने एग्जैक्टली बताया था कि कौन से पेज में से किस तरीके का क्वेश्चन किस पॉइंटर से बना था। आज इस सेशन में आपको मैं वही एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एनसीईआरटी हाइलाइट्स का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि मैं हर एक पेज से जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का एनसीईआरटी बुक में से, वहां से बताऊंगी किस लाइन से कैसा क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के एग्जाम में फ्रेम हो चुका है, बन चुका है। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप स्टार्ट से लेकर इस सेशन को एंड तक जरूर देखो, और अपनी एनसीईआरटी बुक में इसे भाई मार्क करना मत भूलना। अगर छोड़ दिया तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। चलो, तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन Without wasting much more time, here we go with the very first thing। तो भाई क्या क्या नर्वस सिस्टम है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स है, और हमारा हार्मोन्स इन एनिमल्स, ये तीन टॉपिक हैं आपके बुक के फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक ओनली। तो सबसे पहला जो चीज है आपका दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, दैट इज योर न्यूरॉन का डायग्राम। इसके हर एक पार्ट की एक्सॉन का क्या फंक्शन होता है, डेंड्राइट क्या करती है, सेल बॉडी का क्या फंक्शन होता है, और नर्व एंडिंग पे क्या होता है, ये आपको पता होने चाहिए। एंड साथ साथ में इसी टॉपिक से आपको रिसेप्टर्स दिए गए हैं विच इज आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स, जिनका काम क्या होता है, आपके इन्वायरमेंट में जो भी चीजें हो रही हैं जिसको हम कहते हैं स्टिमुलस। अब जैसे कि मैं हूं, मैंने खाना बहुत अच्छा सा बन रहा है, तो वो खाने बनने की जो स्मेल आ रही होगी दैट इज एक्चुअली स्टिमुलस, और मेरे जो नोज के रिसेप्टर्स है दैट इज द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, उस स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो आपके सराउंडिंग में हो रही चीजों को डिटेक्ट कर सकते हैं, और यही रिसेप्टर्स आपके इंफॉर्मेशन को कहां तक लेकर के जाते हैं, आपके न्यूरॉन तक लेकर के जाते हैं। तो कौन कौन से रिसेप्टर्स कहां प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फोटो रिसेप्टर्स आपकी आंखों में प्रेजेंट होते हैं, फोनो रिसेप्टर्स ऑडिटरी रिसेप्टर्स आपके ईयर्स में प्रेजेंट होते हैं, आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स नोज में प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बर्ड्स वाले रिसेप्टर्स, गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो आपके टंग पे प्रेजेंट होते हैं, स्किन में प्रेजेंट होते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स जो आपकी हीट को, पेन को सेंस कर सकते हैं। अगर आपको किसी ने मारा तो आप सेंस कर सकते हो कि हाँ मुझे किसी ने मारा, किसी ने पिंच किया, तो मुझे पता चलता है कि हाँ किसी ने पिंच किया। कोई मुझे गर्म चीज लगी तो हाँ हमें पता चल जाता है कि हमें कुछ गर्म लगा। तो यहाँ से आपके 1 मार्कर के क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं आपके इसी एक पोर्शन में से, और आपके यहाँ से ना आपका थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है, जहां पे वो आपके इन पार्ट्स के लेबलिंग कर देंगे, मतलब ABCD उस पे कर देंगे, और फिर पूछेंगे कि A यहाँ पे क्या है, B यहाँ पे क्या है। तो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपके इस एक पोर्शन से बनते हैं, और यहाँ से आपका MCQ बनता है कि कौन सा रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसका नाम क्या है। नेक्स्ट आते हैं आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, दैट इज कि भाई एक तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट है ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस। जस्ट अ सेकेंड, एक तो इंपॉर्टेंट है आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और दूसरा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस, कि इंपल्सेस आपकी कैसे और कहाँ ट्रांसफर होती हैं। तो आप सब लोगों को पता है इंपल्सेस सबसे पहले कहाँ पे आती हैं, आपकी डेंड्राइट्स पे आती हैं, डेंड्राइट से ये इंफॉर्मेशन सेल बॉडी पे जाती है, सेल बॉडी से ये इंफॉर्मेशन एक्सॉन पे जाती है, एक्सॉन से ये इंफॉर्मेशन एक्सॉन की एंडिंग तक जाती है, और किसके फॉर्मेट में जाती है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आपकी ये जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रैवल करवाई जाती है
और आपका पता है एक्सॉन की एंडिंग के बाद आपकी जो दूसरी न्यूरॉन शुरू होती है, जो दूसरी नेक्स्ट न्यूरॉन होती है, उन दो के बीच में एक जंक्शन प्रेजेंट होता है, दैट इज द साइनैप्स। ये सारी चीजें आपकी ये यहाँ पे बनी हुई हैं, लिखी हुई हैं, और ये पूरा पोर्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपका नर्व जो है, न्यूरॉन जो है, जब मसल से जहां ज्वाइन होता है, जिस पोजीशन पे वो मसल से ज्वाइन होता है, उसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरो मतलब न्यूरॉन, मस्कुलर मतलब मसल आपकी, और आपके दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है दैट इज द साइनैप्स। वो इंपॉर्टेंट है कि वहां पे क्या होता है, वहां पे आपकी केमिकल सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं। ये पूछ लिया जाएगा कि आपकी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस केमिकल सिग्नल्स में कहां चेंज होती है, वो आपकी एक्सॉन की एंडिंग पे चेंज होती है। तो ये पूरा जो पार्ट है आपका, ये एक तरीके से प्रोसेस है कि किस तरीके से आपकी इंपल्सेस जो हैं एक एंड से दूसरे एंड में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ट्रांसमिट हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपकी रिफ्लेक्स एक्शन पे। रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, एंड उसके साथ साथ आपको रिफ्लेक्स आर्क का क्या आना चाहिए, पाथवे पता होना चाहिए कि आपकी जो इंपल्सेस हैं, जब आप एकदम बिना सोचे समझे रिस्पॉन्स क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि सामने से अगर कुत्ता दौड़ करके आ रहा है, वो मुझे काटने के लिए आ रहा है, तो वहां पे सोचोगे क्या बैठ करके कुत्ता काट लेगा तब मैं वहां से भागूंगा, तो भाग जाते हो ना वहां से। या गर्म कप को छूते हो तो एकदम से हाथ पीछे कर लेते हो, क्योंकि पता होता है हमें, अगर हमने गर्म कप को छुआ तो हमें क्या लगेगा, हमें गरम गरम लगेगा और हमारा हाथ जल सकता है। तो ऐसे स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्सेज जो इनवॉलेंट्री होते हैं, आपके कंट्रोल में नहीं होते, आप तुरंत उनको परफॉर्म करते हो बिना ब्रेन का यूज करे, उनको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और उसमें जो पाथवे यूज होता है कि कहां से सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है इस रिफ्लेक्स एक्शन के लिए, उस पाथवे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, जो आपकी बुक में इस डायग्राम से दिया हुआ है। और ये डायग्राम आपका एग्जाम में आ चुका है, आपके बोर्ड्स के लिए ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लो भाई इस पे, कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपकी रिसेप्टर्स पे आई, रिसेप्टर ने ये इंफॉर्मेशन कहां ट्रांसफर करी, आपके सेंसरी न्यूरॉन पे, सेंसरी न्यूरॉन से ये इंफॉर्मेशन आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे जाती है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ही आपके रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड ने ये इंफॉर्मेशन वाया रिले न्यूरॉन के थ्रू कहां पे भेज दी, मोटर न्यूरॉन के थ्रू भेज दी, और मोटर न्यूरॉन ने ये इंफॉर्मेशन आपकी मसल तक पहुंचाई कि भाई जल्दी से वहां से हाथ हटा ले, वरना गर्म कप को छू करके तेरा हाथ जल जाएगा। तो ये पूरा जो पाथवे है, ये जो डायग्राम है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी डायग्राम के बेसिस पे एक क्वेश्चन आया था जहां पे उन्होंने ना ये रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन की इंफॉर्मेशन गायब कर दी थी, वहां पे ABCD मार्क कर दिया था, और फिर उन्होंने कहा था कि अब इस डायग्राम को पहचान करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स लिखने की, A सेक्शन क्या है उसकी लेबलिंग लिखो, B क्या है उसकी लेबलिंग लिखो, C क्या है उसकी लेबलिंग लिखो, स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या होता है वो लिखो। ठीक है, तो ये सब चीजें इस तरीके से पूछी जाती हैं। नेक्स्ट आपका वही लिखा हुआ है कि बिना किसी थिंकिंग के, जहां पे आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, उन एक्शंस को हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। उसकी पूरी डिटेलिंग लिखी हुई है, चाहे तो एक बार फटफट रीड कर लेना, और कुछ नहीं लिखा हुआ है, वही सेम बताया मैंने कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन ब्रेन पे। भाई ये ह्यूमन ब्रेन तो आपको छोड़ के जाना ही नहीं है, एक बार भी दिमाग मत लगाना यहाँ पे, मतलब दिमाग से दिमाग मत लगाना कि मुझे ह्यूमन ब्रेन का टॉपिक छोड़ करके जाना है। आप अभी अपना 2024 का पेपर निकाल करके देख लो, उसमें ब्रेन का क्वेश्चन 3 मार्क का पूछा गया है कि मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, या फिर आपकी राइडिंग ऑफ अ बाइसिकल, आपके टेम्परेचर को कौन मेंटेन करता है। तो ये सारे चीजें आपकी ब्रेन से रिलेटेड हैं। तो ब्रेन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड्स। ब्रेन से क्वेश्चन हर बार आता है कि फोर ब्रेन के कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं, हाइंड ब्रेन के 3 कौन से पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिब्रम, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड कहां से ओरिजिनेट होती है, ये सब चीजें आपकी ब्रेन से पूछी गई हैं। इवन ब्रेन से ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन कौन करता है। तो ब्रेन को सबसे पहले तो आपका क्रेनियम प्रोटेक्ट करता है, दैट इज द बोनी बॉक्स। दूसरा प्रोटेक्ट करते हैं आपके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और तीसरा प्रोटेक्ट करता है आपका मेनिंजीज। ये जो क्रेनियम होता है इट्स अ बोनी बॉक्स, बॉक्स जैसे नहीं डब्बे के अंदर चीजें हम पैक करके आराम से लेकर के जाते हैं ताकि वो फटे वटे नहीं, खराब ना हो, उसी तरीके से आपका ये क्रेनियम होता है। क्रेनियम आपके ब्रेन को बाहर के शॉक से, इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। इसी क्रेनियम के ऊपर आपकी 3 मेनिंजीज की लेयर प्रेजेंट होती है, 3 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। उन 3 मेम्ब्रेन के इन बिटवीन में आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो उसको शॉक से भी बचाता है, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, साथ साथ में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने का काम भी
करता है आपके ब्रेन के लिए। तो ये सब चीज़ें आपके ब्रेन वाले पोर्शन से पूछी जाएंगी। अब आप ये सोच लो कि ब्रेन में कोई टॉपिक मैम ऐसा है जो अनइम्पॉर्टेंट है, तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ऐसा नहीं बोलूँगी। ब्रेन का हर एक पार्ट, वो चाहे फोर ब्रेन हो, चाहे मिड ब्रेन हो, चाहे हार्ड ब्रेन हो, उनके सारे ही पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। उनके फंक्शंस आपको फिंगर टिप्स पे रटे होने चाहिए, ठीक है। Here you go, वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया कि फोर ब्रेन का काम क्या होता है। यहाँ पे फोर ब्रेन का पार्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके नीचे बाकी सारे सेंसेशंस लिखे हुए हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये आपके मिड ब्रेन का पोर्शन लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे ये सेरिबेलम का पोर्शन लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपकी कौन सी तीन चीजें हैं, कौन सी तीन चीजें हैं जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। देखो, इनसाइड द बॉक्स, सो दैट द ब्रेन सिट्स इनसाइड द बोनी बॉक्स, दैट इज द क्रेनियम। ब्रेन इज ऑल्सो कंटेन अ फ्लूइड फिल्ड बलून, फ्लूइड फिल्ड बलून, दैट इज द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो उसको प्रोटेक्ट करता है आपका। एंड साथ साथ में इसमें मेम्ब्रेन मेनिंजीज प्रेजेंट होती हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं। स्पाइनल कॉर्ड की बात करूं तो स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है, और इसी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर अगेन यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होती है। बैकबोन जिसको बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली द वर्टिब्रल कॉलम, उसी के अंदर आपकी स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड रहती है। और आपकी स्पाइनल कॉर्ड में भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की प्रेजेंस होती है, जो अगेन उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, शॉक से प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लांट्स पे। कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लांट्स में फाइटो हार्मोन्स का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कुछ बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जो हॉटस्पॉट है, मतलब उनसे क्वेश्चन आना ही आना है, या तो वो 1 मार्कर में आ जाएगा, या तो एक्सर्शन रीजन में आ जाएगा, या तो 2 में आ जाएगा, 3 में आ जाएगा, या तो 5 में आ जाएगा। मैक्स टू मैक्स 4 to 6 मार्क्स के एक्चुअली में कोऑर्डिनेशन इन प्लांट से या आपके इस एक चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें फाइटो हार्मोन से आएगा ही आएगा, ब्रेन से आएगा ही आएगा, और बाकी सारे जो पोर्शन बचते हैं ना, उनसे 50-50 रहता है कि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। बाकी आपको फाइटो हार्मोन्स और ब्रेन तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो अब हमें पता है प्लांट्स क्या होते हैं। प्लांट्स के अंदर कोई नर्वस सिस्टम तो प्रेजेंट नहीं होता। प्लांट के अंदर सिर्फ एक क्या प्रेजेंट होते हैं, हार्मोनल सिस्टम, हार्मोन्स की प्रेजेंस होती है, विच आर टाइप ऑफ केमिकल मैसेंजर्स। यही केमिकल मैसेंजर्स जो होते हैं प्लांट में डिफरेंट टाइप का मूवमेंट या चेंज करवाते हैं। और दूसरा मूवमेंट उनमें ये होता है कि वो वाटर कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करके, छुई मुई का पौधा देखा है ये, तो छुई मुई का पौधा ना आपका ग्रोथ मूवमेंट नहीं शो करता है। ये कैसी मूवमेंट शो करता है, इट शोज द नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट टच की वजह से होती है, दैट इज द थिग्मोनास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट को हम थिग्मोनास्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसकी वजह से हो रही है, टच की वजह से हो रही है। किसकी वजह से हो रही है, टच की वजह से हो रही है। तो ये छुई मुई के पौधे को जैसे ही आप छूते हो तो इसकी लीफ ऐसे गिर जाती है। क्यों? क्योंकि उसी पर्टिकुलर पोर्शन में जहां पे आपने छुआ है वहां से पानी आपका बैकवर्ड मूव कर जाता है, मतलब यहाँ से लीफ में से पूरा पानी गायब हो जाता है और पीछे बाकी सारे पार्ट्स में चला जाता है, जिसकी वजह से ये थिग्मोनास्टिक मूवमेंट ऐसे ड्रॉप होकर के मूवमेंट शो करती है कि मुझे छूना नहीं है ना, ऐसे। दूसरा मूवमेंट शो करते हैं वो आपके मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। यही ट्रॉपिक मूवमेंट में जो आपने 4 मूवमेंट्स पढ़े हैं ना, वो चारों मूवमेंट्स के एग्जांपल, और वो चारों मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से सबसे कॉमनली आज जो मूवमेंट है दैट इज द फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म बहुत पूछा जाता है। और जो दूसरा मूवमेंट है जिसका एग्जाम्पल पूछा जाता है वो है आपका कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल आता है, तो कीमोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल मार्क कर लेना अपनी बुक में कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। इन दोनों मूवमेंट में डिफरेंस ये होता है कि ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है ना, ये डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, मतलब जहां से उसको स्टिमुलस आ रहा होगा वो मूवमेंट उधर ही शो करेगा। जैसे कि मैं एक पौधा हूं, मेरे लेफ्ट हैंड साइड से अगर लाइट आ रही है तो मैं मूवमेंट भी लेफ्ट साइड पे शो करूंगी, राइट पे शो नहीं करूंगी। थिग्मोनास्टिक मूवमेंट में ऑल ओवर बॉडी में प्लांट के मूवमेंट शो होती है। ये नहीं कि आपने एक ही पत्ती को छुआ तो एक ही पत्ती आपका मूवमेंट शो करेगी। उस डाली पर, उस ब्रांच के ऊपर जितनी भी पत्तियां हैं वो सब मूवमेंट शो करती है, सिर्फ एक पत्ती मूवमेंट नहीं शो करती है आपकी, ठीक है। यहाँ पे आपका जिस जगह पे स्टिमुलस आया होगा उतना ही पोर्शन आपका मूवमेंट शो करेगा। और यहाँ पे ग्रोथ मूवमेंट होती है। कैसी होती है कि प्लांट अपनी ग्रोथ शो कर रहा होता है टूवर्ड्स द स्टिमुलस, जहां से उसको वो स्टिमुलस मिल रहा होता है, ठीक है।
उसमें से सबसे पहले एग्जांपल आपको पता ही है, फोटोट्रॉपिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जियोट्रॉपिज्म में ये इन सारे ट्रॉपिज्म में आपको दो टाइप के पढ़ने के लिए मिलेंगे, एक आपको पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, एक नेगेटिव जियोट्रॉपिक, या पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। तो जब भी आपकी ग्रोथ टूवर्ड्स द स्टिमुलस हो रही है, जैसे कि ग्रेविटी हमारी टूवर्ड्स द ग्रेविटी डाउनवर्ड लगती है, तो रूट्स हमारी कैसे डाउनवर्ड ग्रो करती हैं, तो ये पॉजिटिव मूवमेंट शो कर रहा है। लेकिन शूट्स हमारी अवे फ्रॉम द अर्थ ग्रो करती है, अपवर्ड ग्रो करती है, तो वो ग्रेविटी से दूर जा रही है, तो वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो करती है। पानी की वजह से कौन सी मूवमेंट होती है, हाइड्रोट्रॉपिज्म होती है। और आपकी बुक में एक मूवमेंट लिखी हुई है, दैट इज द कीमोट्रॉपिज्म। ये कीमोट्रॉपिज्म मूवमेंट को मार्क कर लो, द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स द ओव्यूल्स अबाउट विच वी विल लर्न मोर व्हेन वी एग्जामिन। ये आपका होता है क्या, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। आपका केमिकल्स रिलीज करती है ओवरी प्लांट के अंदर। आप लोगों को मैंने हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर पढ़ाया है, उसका वन शॉट भी अपलोड हो चुका है, वो भी जस्ट 20 मिनट्स का। तो अगर किसी को रिवाइज करना है तो वो वहां से रिवाइज कर सकता है, इसी चैनल पे अवेलेबल है वो भी। तो उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे केमिकल की वजह से मूवमेंट हो रही है। तो ये जो आपका एग्जाम्पल है ये मार्क कर लो, ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन बनाता है आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहां से एक क्वेश्चन बन चुका है, हाउ कैन यू से दैट केमिकल कोऑर्डिनेशन इज मच बेटर देन, केमिकल कोऑर्डिनेशन इज फार मोर बेटर देन नर्वस ट्रांसमिशन या नर्वस कंट्रोल या फिर नर्वस कंट्रोल। तो इसका आंसर आपका यहां से बनता है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो होती हैं आपकी, वो उन्हीं बहुत सेल्स तक पहुंच सकती हैं जहां पे आपके नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। आपके ब्लड के अंदर नर्वस टिश्यू नहीं होता है, तो ब्लड के अंदर से इंफॉर्मेशन नहीं ट्रांसफर हो सकती है। और उसके बाद इनको, जैसे हमें अपने फोन को रीसेट करने में और उसको वापस से रीस्टार्ट होने में वक्त लगता है, वैसे ही हमारी बॉडी में जो नर्वस होती है ना, नर्वस सिस्टम जो होता है, वो एक बार अगर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस उसने ट्रांसफर कर दी तो इट रिक्वायर्स सम रीसेट टाइम टू शो द मैकेनिज्म। वापस से न्यू इंपल्सेस ट्रांसमिशन करने के लिए उसे खुद को रीसेट होने का टाइम चाहिए होता है, जिसकी वजह से हमारा अनहोनी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ये इसके क्या हो जाते हैं, लिमिटेशंस हो जाते हैं दो आपके। वही अगर मैं बात करूं आपके नर्वस हार्मोनल सिस्टम की, हार्मोनल सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं, ब्लड आपके हर एक बॉडी पार्ट तक प्रेजेंट है, तो हर एक बॉडी पार्ट तक आपका इंफॉर्मेशन जा सकती है हार्मोन्स के थ्रू, जो आपके ब्लड के अंदर डाल करके, पोर करके, सिक्रीट करके हर एक बॉडी तक जाते हैं। बस प्रॉब्लम ये होती है कि हार्मोनल कोऑर्डिनेशन जो होता है वो बहुत ही स्लो होता है, मतलब हार्मोन्स बहुत से स्लो रिस्पांस देते हैं, लेकिन इफेक्ट बहुत लंबे टाइम तक चलता है। जबकि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ऐसे होते हैं कि ट्रांसमिट बहुत जल्दी हो रहे हैं, माइक्रो सेकेंड्स में ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन इनका जो इफेक्ट रहता है वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड रहता है, थोड़े से ही टाइम के लिए रहेगा, उसके बाद वो वैनिश हो जाता है। लेकिन हार्मोन्स के साथ ऐसा नहीं होता है। तो ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन इस पूरे पैराग्राफ से पूछा गया था कि कैसे आप बोल सकते हो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन इज फार मोर बेटर देन नर्वस कंट्रोल। इसीलिए हमारी बॉडी में ये दोनों नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट होते हैं इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करवाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके फाइटो हार्मोन्स के ऊपर। ये आपका फाइटो हार्मोन्स का ये जो पूरा पैराग्राफ है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो चाहे ऑक्सिन हो, ऑक्सिन किस में हेल्प करता है, ग्रोथ ऑफ द स्टेम में। साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है आपका, एंड इट इज प्रेजेंट इन ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन जहां पे रैपिड सेल डिवीजन हो रही है, जैसे कि फ्रूट्स और सीड में। दीज आर एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन्स जो कि ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ऐसे प्लांट्स जो आपकी ग्रोथ को, ऐसे हार्मोन्स जो ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स, जैसे कि एब्सिसिक एसिड इज वन सच एग्जांपल ऑफ हार्मोन जो आपकी ग्रोथ को रोक देता है, दैट इज द विल्टिंग ऑफ लीफ। एक आपको और पढ़ने के लिए मिलेगा, दैट इज द इथाइलिन, जो कि आपकी एक गैस होती है, और ये भी आपकी प्लांट की ग्रोथ को क्या करती है, प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करती है, रोक देती है। तो ये दोनों और ये तीनों आपको पता होने चाहिए कि प्लांट के ग्रोथ प्रमोटर्स कौन होते हैं, उसकी ग्रोथ को बढ़ाते कौन कौन है और उसकी ग्रोथ को रोकते कौन कौन है, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं हार्मोन्स इन एनिमल्स। एंड हार्मोन्स इन एनिमल्स, ये जो आपकी पिक्चर दी हुई है, ये जो आपका एड्रेनलिन वाला पोर्शन है, ये आपका 3 मार्कर का क्वेश्चन इसने बनाया था। 3 मार्कर का क्वेश्चन बनाया था कि इसे हम फाइट और फ्राइट हार्मोन क्यों बोलते हैं। मतलब अगर हम किसी इमरजेंसी सिचुएशन में होंगे तो हमारी बॉडी में ये जो एड्रिनल हार्मोन है, ये क्या क्या चेंजेस करवाता है। ये क्या करवाता है, टारगेट ऑर्गन्स को, स्पेसिफिक ऑर्गन्स को, हार्ट बीट को तेज करवा देता है, हमारी ऑक्सीजन ताकि हमारे मसल्स तक ज्यादा पहुंचे, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्किन से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स अराउंड द स्मॉल आर्टरीज रिड्यूस कर देता है, हमारी जितने भी ब्लड को है डाइवर्ट कर देता है थ्रू द स्केलेटल मसल्स, ताकि ज्यादा ब्लड होने की वजह से ज्यादा ऑक्सीजन होगा और हम क्या कर सकेंगे, ज्यादा मूवमेंट, उस इमरजेंसी सिचुएशन में, डरने वाली सिचुएशन में ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स बता सकेंगे। तो इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम के साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, विच इज द सेकेंड वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी। पहला कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारा नर्वस सिस्टम था, लेकिन कुछ बहुत लिमिटेशन की वजह से हमारी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम भी हेल्प करता है। सेकेंड पार्ट होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करने का आपका। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि यहां से बनते हैं आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या बनते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं आपके इस एक पोर्शन से। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सबसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बनते हैं कि हर एक ऑर्गन, जो आपकी ये टेबल बनी हुई है, ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज करता है, उसका काम क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो होता है वो क्या रिलीज करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, उसका काम क्या होता है, इंसुलिन कौन सिक्रीट करता है, आपकी पेनक्रियास सिक्रीट करती है जो आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस सिक्रीट करता है जो आपकी बॉडी में मेल बॉडी में मेल कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर के आने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज द प्यूबर्टी। ओवरीज जो होती हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं, एक तो ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करती हैं और दूसरा सिक्रीट करती हैं प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन। ये आपके फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और साथ साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करता है। एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन सिक्रीट करता है जो आपका फाइट एंड फ्राइट हार्मोन है। किसी इमरजेंसी सिचुएशन में, स्ट्रेस वाली सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में रिस्पॉन्स करने में मदद करता है आपका, ठीक है। रिलीजिंग हार्मोन्स स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन्स। ये रिलीजिंग हार्मोन्स आपके हाइपोथैलेमस सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं, हाइपोथैलेमस सिक्रीट करते हैं। और यहां से आपका एक क्वेश्चन बन चुका है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, हाउ कैन यू से how the nervous and the endocrine system together perform the control and coordination, together perform the control and coordination in our body, control and coordination in our body, ठीक है, इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम मिल करके कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा रीजन है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन वाया आपके नर्वस सिस्टम के कहाँ पहुंचेगी, आपके ब्रेन तक, और दैट टू कौन से पार्ट तक, हाइपोथैलेमस। और यही हाइपोथैलेमस जो होता है ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। मतलब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड तो मास्टर ग्लैंड है, लेकिन आपके मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है आपका हाइपोथैलेमस, जो आपके रिलीजिंग हार्मोन नाम के हार्मोन्स रिलीज करता है, जो आपके अदर बाकी सारे ग्लैंड्स को, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके एड्रिनल ग्लैंड की, तो एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए ACTH नाम का एक हार्मोन सिक्रीट करता है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से जो निकलता है आपका, पिट्यूटरी ग्लैंड को पहले किसने एक्टिवेट किया, हाइपोथैलेमस ने। हाइपोथैलेमस ने एक बार पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट किया तो उसने ACTH रिलीज किया। ये ACTH आपके एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है कि अब तेरा काम है इस इमरजेंसी सिचुएशन में फटाक से एड्रेनलिन सिक्रीट कर। तो इस तरीके से देख रहे हो आपका नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम टुगेदर परफॉर्म द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि आपका मास्टर ग्लैंड होता है उसको कंट्रोल करने वाला आपका ब्रेन है, विच इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम इस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं आपके, ठीक है। ये आपके येलो बॉक्स में से क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन आपको डेसिफर करना खुद आना चाहिए, जो मैंने आपको करके बता दिया। चलो तो भैया
लास्ट में जाते जाते क्या करना है, एक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि कोई भी सेशन आपसे मिस आउट ना हो जाए। और इन केस अगर आपको कोई भी पर्सनल डाउट है या कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो बस जाते जाते मेरे प्यारे सारे से बच्चे सेशन को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइस एंड टेक केयर।